हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ रहे थे और आज हम इसका स्टार्ट करना था बेटा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने प्रिंट के बारे में बहुत सारी बातें करी बेटा कि किस तरीके से प्रिंट कल्चर चाइना से ओरिजिन हुआ, फिर जापान पहुंचा, फिर यूरोप पहुंचा और यूरोप में किस तरीके से फिर रीडिंग कल्चर आगे बढ़ा, प्रिंट कल्चर आगे बढ़ा, रिलीजियस डिबेट स्टार्ट हुई बेटा। मार्टिन लूथर का हमने एग्जांपल देखा बेटा, मैनोक्यू का हमने एग्जांपल देखा कि किस तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च ने उसे एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी बेटा और फिर हमने देखा कि किस तरीके से क्या हो रहा था बेटा, आगे जो है प्रिंट कल्चर क्या कर रहा था बेटा, बढ़ रहा था। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें आगे स्टार्ट करना है प्रिंट कल्चर इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, देखिए काफी सारे हिस्टोरियंस का ये मानना था बेटा कि जो प्रिंट कल्चर है यानी कि जो छपाई संस्कृति थी, इसी ने वो कंडीशंस क्रिएट करी जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। काफी सारे हिस्टोरियंस का ये मानना था कि जो प्रिंट कल्चर है उसकी वजह से ही कंडीशंस ऐसी क्रिएट हुई कि क्या हुआ बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो क्या इस बात के अंदर कोई लॉजिक हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। उसके लिए हम 3 तरीके के आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे कि हाँ, प्रिंट कल्चर ने क्या किया था बेटा, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी थी जिसकी वजह से क्या हुआ था बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो वो 3 आर्ग्यूमेंट क्या है? पहला आर्ग्यूमेंट देखिए बेटा, प्रिंट के जरिए बेटा जो शानदार फिलोसोफर्स रहे थे या जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स रहे थे बेटा, वो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा पाए। किसके जरिए बेटा? प्रिंट के जरिए। देखिए, कलेक्टिवली देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन द ट्रेडिशनल सुपरस्टिशंस एंड डेस्पोटिज्म। जैसे आपको पता है बेटा, हमने क्लास 9 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, तो उसमें कुछ फिलोसोफर्स हमने पढ़े थे, जैसे जॉन लॉक, मॉन्टेस्क, जीन जैक रोसोयू, वोल्टेयर, है ना, थॉमस पेन। ये सब हमने क्या करे थे बेटा, फिलोसोफर्स पढ़े थे। तो इन फिलोसोफर्स ने क्या किया बेटा, अपनी किताबों के अंदर अपने विचारों को रखा और वो मार्केट में सर्कुलेट हुए। ज्यादातर इनकी किताबों में बेटा रूढ़िवादी परंपराओं के बारे में लिखा रहता था, ये उनको क्रिटिसाइज करते थे। सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वास को भी क्रिटिसाइज करते थे और डेस्पोटिज्म यानी कि अन्याय को भी क्रिटिसाइज करते थे। इन फिलोसोफर्स का, यानी एनलाइटनमेंट थिंकर्स का अपनी किताब में लगातार क्या आर्गुमेंट रहता था कि जो रूल है वो रीजन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। रीजन यानी कि जो रूल स्टैब्लिश किया जा रहा है उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन निकाल दिया वो आपको मानना पड़ेगा, रादर देन कस्टम। मतलब ऐसा नहीं है, देखो मोनार्क क्या करता था, जो बोल दिया वो मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसके खिलाफ थे। क्या बोलते थे बेटा कि जो रूल स्टैब्लिश होना चाहिए उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मान लेंगे। साथ के साथ इनका यह मानना था कि हर एक इंडिविजुअल को जज किया जाना चाहिए लॉजिक के आधार पर और रैशनैलिटी के आधार पर। अपने पर्सनल ईगो को साइड में रखना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को जज करो रीजन के आधार पर और किसके आधार पर बेटा, रैशनैलिटी के आधार पर। ऐसा इनके विचार थे। किनके बेटा? इन एनलाइटनमेंट थिंकर्स के, इन फिलोसोफर्स के। ठीक है, लगातार ये जो चर्च को प्रिविलेजेस मिले हुए थे उनके ऊपर अटैक किया करते थे और जो डेस्पोटिक पावर थी रूलर की, उसको भी क्या किया करते थे बेटा, ये अटैक किया करते थे। जिस तरीके से सोसाइटी फ्रांस के अंदर बटी हुई थी बेटा परंपरा के हिसाब से, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, उसको भी लगातार क्या करते थे बेटा, क्रिटिसाइज करते थे। तो वोल्टेयर और रोसोयू जैसे जो विचार हैं बेटा, इनकी किताबों के विचार मार्केट में सर्कुलेट होने लगे और जो किताबों को पढ़ सकते थे बेटा, अब वो वर्ल्ड को एक नई आंखों से देख रहे थे। मतलब उनके विचार खुले, उनके दिमाग खुले। नई आंखें कैसी बेटा? ऐसी आंखें जो सवाल पूछा करती थी, क्रिटिसाइज किया करती थी या फिर रैशनैलिटी की बातें किया करती थी। इस तरह के क्या हो रहे थे बेटा, विचार जो है मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे। आगे देखिए बेटा, सेकंड आर्गुमेंट क्या है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्रिंट ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। तो देखिए, जब बड़े बड़े फिलोसोफर्स, एनलाइटनमेंट थिंकर्स के विचार मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे बेटा, तो एक नया कल्चर शुरू हो रहा था, डायलॉग और डिबेट का। यानी कि अब हर एक इंडिविजुअल पढ़ पा रहा था बेटा, और जो भी पहले से स्टैब्लिश्ड वैल्यूज थे, नॉर्म्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उनको हर एक इंडिविजुअल अब क्या कर रहा था बेटा, री इवेल्युएट कर रहा था और उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा था पब्लिक के बीच में। ठीक है, और सभी लोग बात कर रहे थे कि जो रीजन के हिसाब से रूल होना चाहिए और रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ क्वेश्चन आइडियाज एंड बिलीफ्स। और जो एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीफ्स थी, यानी कि जो स्टार्टिंग से चलती आ रही परंपराएं थी, जो विचार थे, जो आइडियाज थे, उनके ऊपर भी लगातार क्या किए जा रहे थे बेटा, सवाल किए जा रहे थे। किनके जरिए? जनता के जरिए, क्योंकि वो क्या कर रहे थे बेटा, एनलाइटनमेंट थिंकर्स के विचारों से क्या हो रहे थे बेटा, इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे। तो उनके विचारों को भी क्या किया जा रहा था बेटा, पब्लिक के बीच में डिबेट की जा रही थी। तो इस पब्लिक कल्चर से क्या हुआ बेटा, एक तरीके से समाज के अंदर क्या आया बेटा, रिवॉल्यूशन आया। समाज के अंदर क्या आया बेटा, एक तरीके से इसके अंदर रिवॉल्यूशन आया, यानी कि सोशल रिवॉल्यूशन आया, सामाजिक क्रांति आई। तो ये दूसरा आर्गुमेंट है बेटा। और तीसरा आर्गुमेंट क्या है बेटा, 1780s तक आते आते पूरे फ्रांस के मार्केट में ऐसी काफी सारी किताबें सर्कुलेट हो गई थी बेटा, जो लगातार रॉयल्टी यानी कि हम कह सकते हैं मोनार्क और मोनार्की की पावर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था बेटा, जनता जो है सवाल पूछ रही थी,
कार्टून्स और कैरिकेचर्स। देखिए कैरिकेचर्स कौन होते हैं? जो कार्टून बनाते हैं बेटा। कार्टून्स बनाने वाले भी क्या कर रहे थे बेटा? लगातार कार्टून्स के जरिए बता रहे थे कि मोनार्की किस तरीके से अपने आप की जिंदगी को बढ़िया जी रही है, बाकी कॉमन पीपल क्या कर रहा है बेटा? सफर कर रहा है। यानी कि अब क्या हो गया था बेटा? 1780s तक आते आते क्या हो गया था? ये 18th सेंचुरी के एंडिंग तक आते आते किताबों के अंदर कार्टून्स ने भी जगह ले ली थी, जिसमें बताया जा रहा था कि कार्टून्स के जरिए बताया जा रहा था कि किस तरीके से जो मोनार्की और मोनार्की से रिलेटेड लोग हैं बेटा, वो तो क्या कर रहे हैं? शानदार जिंदगी जी रहे हैं, और जो कॉमन पीपल है वो क्या कर रहे हैं? बहुत ही कठिनाई भरा जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ये लिटरेचर थी, यानी कि जो कार्टून्स और कैरिकेचर्स थे बेटा, ये अंडरग्राउंड सर्कुलेट हो रहे थे। क्या हो रहे थे बेटा? अंडरग्राउंड सर्कुलेट क्यों हो रहे थे बेटा? इसलिए हो रहे थे क्योंकि मोनार्को का पता लग जाता था, मोनार्क पकड़ के जेल में डाल देता। ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे, तो जो मोनार्की के खिलाफ हॉस्टाइल सेंटीमेंट्स थे, यानी कि नफरत भरे जो विचार थे, वो लगातार मोनार्की के खिलाफ क्या होते जा रहे थे बेटा? लोगों के अंदर बढ़ते जा रहे थे। तो ये तीन आर्ग्यूमेंट है बेटा, आर्ग्यूमेंट है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, इन तीन आर्ग्यूमेंट्स ने क्या किया था बेटा? प्रिंट कल्चर की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। अब हाउ डू वी लुक एट दिस आर्ग्यूमेंट? हम इस आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से देखते हैं? तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा कि प्रिंट ने क्या किया था बेटा? आइडियाज को फैलाने में क्या करी थी बेटा? मदद करी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें यह भी पता रखना चाहिए बेटा कि जो लिटरेचर है वो सिर्फ एक तरीके की किताबें नहीं छप रही थी। अगर वोल्टेयर, रोसोई की किताबें मार्केट में छापी जा रही थी बेटा, तो मोनार्की और चर्च से जो मोनार्की और जो चर्च की जो प्रोपेगेंडा है, उनसे रिलेटेड भी क्या हो रही थी बेटा? किताबें मार्केट में छापी जा रही थी। हर एक इंडिविजुअल जो भी चीज पढ़ता था या देखता था, उसमें भरोसा नहीं कर लिया करता था बेटा। देखिए, हर एक इंडिविजुअल ने जो किताब पढ़ी, उसने कुछ आइडियाज को एक्सेप्ट किया और कुछ आइडियाज क्या किए बेटा? रिजेक्ट किए। कुछ मैसेजेस को अपने हिसाब से क्या निकाला बेटा? उसने मतलब निकाला। तो प्रिंट ने ना ही सिर्फ लोगों के माइंड को शेप दी, बल्कि एक नई तरीके से सोचने की भी क्या दी बेटा? ताकत दी। किसने बेटा? प्रिंट कल्चर ने। तो इस बिहाफ पे हम तीन आर्ग्यूमेंट्स हम ये कह सकते हैं कि हाँ, प्रिंट ने क्या किया था बेटा? प्रिंट कल्चर ने वो कंडीशंस क्रिएट की थी जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्या हुई थी बेटा? शुरुआत हुई थी। क्लियर है बेटा? पढ़ लो बेटा। आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या है देखिए, अब आएगी बेटा कौन सी? द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ बेटा? 19th सेंचुरी में यूरोप की जो है बेटा लिटरेसी रेट बहुत तेजी से बढ़ी, जिससे क्या हुआ बेटा? एक नया सेक्शन जो है रीडर्स का वो बढ़ने लगा। ये नया सेक्शन कौन सा आया था बेटा? चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स। क्या हुआ बेटा? यूरोप के अंदर लिटरेसी रेट 19th सेंचुरी तक बहुत तेजी से बढ़ी, जिससे एक नए रीडर्स मार्केट में निकल के आए। वो कौन थे बेटा? चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स। तो तीनों को एक एक करके हम समझते हैं। देखिए बेटा, चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। तो देखिए बेटा, यूरोप के अंदर क्या हुआ बेटा? प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया 19th सेंचुरी के अंदर। तो जाहिर सी बात है, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, तो स्कूल में हम तो पढ़ने नहीं जाएंगे, बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। तो चिल्ड्रंस क्या हो गए थे कि इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो गए थे रीडर्स के, मतलब पढ़ने वाले। तो क्या हुआ बेटा? बच्चों के लिए काफी ज्यादा मात्रा में स्कूल टेक्स्ट बुक छापी जा रही थी बेटा। ठीक है, और बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्रेस भी सेटअप की गई थी। चिल्ड्रन प्रेस वो होती है बेटा जो स्पेशली बच्चों के लिए किताबें छापने का काम करती है। ठीक है, कहां पे सेटअप की गई थी बेटा? फ्रांस के अंदर 1857 में, और बहुत सारी अदर देशों में भी क्या हुआ था बेटा? चिल्ड्रन प्रेस को सेटअप किया गया था। ये जो प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी बेटा, ये ओल्ड फेरी टेल्स किताबों में छापा करती थी, है ना? जो परियों की कहानियां हुआ करती थी, हिस्टोरिकल फोक टेल्स छापा करती थी। ग्रिम ब्रदर्स का आपको नाम यहां पे रखना है बेटा याद। ग्रिम ब्रदर्स कौन थे बेटा? ये दो भाई थे। एक का नाम था बेटा जैकब ग्रिम, ठीक, और एक का नाम था बेटा विल्हेम ग्रिम। ठीक है बेटा, जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम जो थे बेटा, ये जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने काफी साल बेटा गांव गांव में घूम के क्या किया बेटा? किसानों से ट्रेडिशनल फोक टेल्स को इकट्ठा किया। गांव गांव में घूमे बेटा, और इन्होंने क्या किया बेटा? ट्रेडिशनल फोक टेल्स को क्या किया बेटा? इकट्ठा किया, और उन सबको कलेक्ट करके एडिट करके क्या हुआ बेटा? 1812 में एक तरीके से काइंड ऑफ बच्चों के लिए किताबें छापी गई। कोई भी चीज ऐसी थी बेटा जो बच्चों के लिए अनसुटेबल थी या उनके लिए वल्गर साबित होती थी बेटा, तो उनको किताबों में नहीं छापा गया बेटा। रूरल फोक टेल्स thus acquired a new form in this way print recorded old tales but also changed them। तो इससे क्या हुआ बेटा? चिल्ड्रन जो थे बेटा, हर एक इंडिविजुअल जो बच्चे थे बेटा छोटे छोटे, वो हर एक तरीके का कल्चर पढ़ पा रहे थे। गांव का क्या इतिहास रहा है वो पढ़ पा रहे थे बेटा। शहरों का क्या इतिहास रहा है वो पढ़ पा रहे थे। और ग्रिम ब्रदर्स का इसमें एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था बेटा, जिन्होंने गांव गांव में घूम के काफी सालों तक क्या किया था बेटा? किसानों से मिल मिलके जो ट्रेडिशनल फोक टेल्स हुआ करते थे बेटा, उनके बारे में जानकारी क्या करी थी बेटा? इन्होंने इकट्ठी करी थी। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये था चिल्ड्रंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या बेटा? प्रिंट कल्चर। अब वुमेन्स का देखते हैं बेटा हम। देखिए, वुमेन भी क्या थी बेटा? समय के साथ साथ पढ़ भी रही थी और साथ के साथ राइटर भी बनी, यानी कि लिख भी रही थी। वुमेन्स के लिए स्पेशली पेनी मैगजीन्स क्या चली आ रही थी बेटा? मार्केट में छप रही थी। पेनी मैगजीन्स क्या होती है बेटा? जो सस्ती किताबें मिल जाती है, 1-2 पैसे में, सिक्कों में किताबें मिल जाती है, जिसमें टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर, महिलाओं का प्रॉपर बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हाउसकीपिंग कैसे होनी चाहिए, इन चीजों के बारे में बताया जा रहा था। जब नॉवेल्स लिखी जाने लगी बेटा 19th सेंचुरी के अंदर, तो वुमेन्स का एक अलग ही इंटरेस्ट निकल के आया बेटा नॉवेल्स के ऊपर। और कुछ महिलाओं ने तो खुद के लिए, जब कुछ महिलाओं ने तो खुद भी क्या लिखी बेटा? नॉवेल्स लिखी है। तो यहाँ पे कुछ महिलाओं का नाम है जिन्होंने नॉवेल्स लिखी बेटा, जैसे कि जैन ऑस्टन, द ब्रॉन सिस्टर्स,
जॉर्ज एलियट, ये कुछ महिलाएं हैं बेटा जिन्होंने जिन्होंने नॉवेल्स लिखी थी, और इनकी नॉवेल्स के अंदर महिलाओं को किस तरीके से दिखाया जाता था। तो इनकी नॉवेल्स में महिलाओं को दिखाया जाता था अ पर्सन विद विल, यानी कि एक स्ट्रॉन्गर विल वाली महिला, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, एक शानदार पर्सनालिटी वाली महिला, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन देता है महिला को, साथ के साथ पावर टू थिंक, और सोचने की उनकी शक्ति थी, पावर टू थिंक, समझ रहे हो। तो ये जेम्स ऑस्टन जो थी, जॉर्ज एलियट जो थी, इन्होंने भी काफी सारी नॉवेल्स लिखी, और इनकी नॉवेल्स से महिलाओं को एक बहुत ही शानदार किरदार की तरह दिखाया गया, जो कि वो होती है बेटा, उनकी विल पावर बहुत शानदार होती है, पर्सनालिटी बहुत तगड़ी होती है, सोचने की शक्ति बहुत शानदार होती है, डिटर्मिनेशन पावर उनके अंदर बहुत शानदार होती है। तो वुमेन्स के लिए क्या हुआ था बेटा, इस तरीके से नॉवेल्स छापी जा रही थी। अब वर्कर्स की कैटेगरी देखते हैं बेटा। तो वर्कर्स में क्या होता है बेटा, देखिए लैंडिंग लाइब्रेरीज क्या होती है बेटा, एक पब्लिक प्लेस पे लाइब्रेरीज होती है जहां पे आप जाके किताब को ले सकते हो और घर पे जाके उसे पढ़ सकते हो, फिर कुछ समय बाद आपको किताब वापस से लाइब्रेरी में क्या करनी पड़ती है बेटा, डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो लैंडिंग लाइब्रेरी जो है वो यूरोप के अंदर 17वीं सेंचुरी से स्टैब्लिश होना शुरू हो गई थी, लेकिन ट्रेंडिंग में कब आई थी बेटा, 19वीं सेंचुरी में आई थी। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ बेटा, लैंडिंग लाइब्रेरी जो थी इंग्लैंड के अंदर बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एडुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स, यानी कि लैंडिंग लाइब्रेरीज में जा जाके कौन पढ़ता था बेटा, एडुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स, जो आर्टिस्ट हुआ करते थे या जो लोअर मिडिल क्लास के पीपल्स हुआ करते थे बेटा, वो भी लाइब्रेरीज में जाके पढ़ा करते थे। बहुत बार तो वो खुद पढ़ा करते थे बेटा, ठीक है, खुद के लिए, या फिर वो कभी कभार क्या करते थे बेटा, लिखा भी करते थे। अब देखिए जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे बेटा वर्कर्स के, फिर समय बदलता गया तो क्या हुआ बेटा, वर्कर्स के वर्किंग आवर्स कम हुए। तो जब वर्कर्स के वर्किंग आवर्स कम हुए बेटा, तो उसके बाद क्या हुआ करता था बेटा, उनको थोड़ा फ्री टाइम मिल जाया करता था। तो मिड 19वीं सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ बेटा, वर्कर्स भी जो है लैंडिंग लाइब्रेरीज में जाकर पढ़ा करते थे, सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताब भी पढ़ा करते थे बेटा, और कुछ वर्कर्स लिखा भी करते थे, जिसे हम सेल्फ एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। कुछ वर्कर्स पॉलिटिकल टेक्स्ट भी लिखा करते थे बेटा, और ऑटोबायोग्राफीज भी लार्ज नंबर्स में लिखी जा रही थी वर्कर्स के जरिए। तो एक तरीके से क्या हो रहा था बेटा, वर्कर्स भी क्या कर रहे थे बेटा, प्रिंट कल्चर के अंदर क्या कर रहे थे बेटा, कंट्रीब्यूट कर रहे थे। बात समझ में आई नहीं आई बेटा आप लोगों को, ठीक है। प्रिंट कल्चर में क्या कर रहे थे बेटा, वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। पढ़िए बेटा इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या था देखिए बेटा, फर्दर इनोवेशंस, फिर आगे जाके और क्या इनोवेशंस हुए प्रिंट कल्चर के अंदर। तो देखिए लेट 18वीं सेंचुरी तो जो प्रिंटिंग प्रेस थी बेटा वो मेटल की बनने लगी, और 19वीं सेंचुरी तक आते आते काफी सारे इनोवेशंस हुए बेटा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। क्या क्या इनोवेशंस हुए सर बताइए। देखिए मिड 19वीं सेंचुरी में रिचर्ड एम हो नाम के एक व्यक्ति थे न्यूयॉर्क के अंदर, जिन्होंने एक पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई, जिसमें सिलेंडर्स लगे रहते थे बेटा, 8 सिलेंडर्स लगा करते थे बेटा, बहुत तेजी से क्या किया करते थे, प्रिंट किया करते थे। तो रिचर्ड एम हो नाम के व्यक्ति ने क्या हुआ बेटा, जो कि न्यूयॉर्क के निवासी थे, उन्होंने एक पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई बेटा, जो कि 8000 शीट्स पर आवर प्रिंट कर सकती थी, और इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता था न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करने के लिए। इनोवेशन हो रहे थे प्रिंट कल्चर में आगे जाके। लेट 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ बेटा, कंप्लीट प्रेस सेटअप की गई बेटा, जो कि 6 कलर्स एट ए टाइम प्रिंट कर सकती थी, यानी कि प्रिंट में और इनोवेशंस हुए। एक साथ एक ही पेपर पर 6 कलर्स एक समय पे क्या किए जा सकते थे बेटा, प्रिंट किए जा सकते थे। इस तरीके से क्या हो रही थी बेटा, किताबें छापी जा रही थी। समझ लो बेटा प्रिंट में क्या हो रहे थे बेटा, इनोवेशंस हो रहे थे। और देखिए 20वीं सेंचुरी तक आते आते बेटा बिजली से चलने वाली मशीन्स भी ऑपरेट हो गई थी बेटा, और भी काफी सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे पेपर की क्वालिटी इंप्रूव हुई बेटा, जो प्लेट्स हुआ करती जिसके जरिए प्रिंटिंग करी जाती थी उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। ऑटोमेटिक पेपर रील्स आ गई थी बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स आ गया था, जिसमें अलग अलग तरीके की किताबें छापी जा सकती थी। यानी कि एक तरीके से क्या हो रहा था बेटा, जो ठीक है क्या हो रहा था बेटा, द एक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स ट्रांसफॉर्म द हैप्पीनेस ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट। यानी कि समय समय के साथ क्या होता गया बेटा, फर्दर इनोवेशंस होते गए प्रिंट कल्चर के अंदर। और आज भी आप देखते हैं बेटा कितनी तेजी से क्या होता है बेटा, मास लेवल पे किताबें छाप ली जाती है। तो ये सारे समय के साथ क्या हुए हैं, धीरे धीरे इनोवेशंस हुए हैं। उसके बाद कहीं से कोई इनोवेशन हुआ है और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हुआ है, वो सर्कुलेट हुआ है। तो इस तरीके से क्या हुआ है बेटा, प्रिंट के अंदर भी काफी सारे इनोवेशंस किए गए हैं। रिचर्ड एम हो के जरिए किया गया बेटा, पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बेटा कि पेपर की क्वालिटी समय के साथ साथ इंप्रूव होती गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, उसके बाद हमने देखा बेटा कि किस तरीके से प्लेट्स की क्वालिटी इंप्रूव हुई, किस तरीके से बेटा एक ही टाइम पे 6 कलर्स एक साथ प्रिंट किए जाने लगे। तो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हुए बेटा समय के साथ साथ, और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आगे भी क्या होते जाएंगे बेटा, होते ही जाएंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है वो आपको पता है बेटा एआई का जमाना है। तो आगे भी क्या है बेटा, चीजें जो है शानदार शानदार तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, हमारा प्रिंट कल्चर पूरी तरीके से खत्म होता है, ठीक है।
ठीक है, छोटा सा ही भी देख लो बेटा। हाँ, तो प्रिंटर्स और जो पब्लिशर्स थे बेटा, वो क्या कर रहे थे, लगातार नई स्ट्रेटेजीज डेवलप कर रहे थे किताबों को बेचने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था बेटा। 19th सेंचुरी तक पीरियोडिकल सीरीज, इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, ये सब छापी जा रही थी। और इंग्लैंड के अंदर 1920s में क्या हुआ था बेटा, जो पॉपुलर वर्क्स हुआ करते थे, यानी जो प्रसिद्ध काम हुआ करते थे, उन्हें चीप सीरीज में यानी कि सस्ती रेटों में बेचा जाता था, जिसे किस नाम से जाना जाता था बेटा, शिलिंग सीरीज। ये बात ध्यान रखना। जो डस्ट कवर है बेटा, जो किताबों के कवर आते हैं ना बेटा, ये जो किताबों को जैकेट पहनाई जाती है, जो किताबों के कवर है, वो भी 20th सेंचुरी का इनोवेशन था बेटा। और जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में, याद है बेटा आपको, देखिए ग्रेट वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया था 1930s में ना, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या हुआ था बेटा, क्रैश हुआ था। तो उससे क्या हुआ बेटा, जो किताब पब्लिश करने वाले लोग थे वो घबरा गए कि अब क्या होगा, हमारी जो सेल है वो कम हो जाएगी। तो अपनी सेल को बराबर रखने के लिए उन्होंने क्या किया बेटा, चीप पेपर बैक एडिशंस निकालना शुरू किया, ताकि इस टफ मार्केट के अंदर वो क्या कर पाए बेटा, सर्वाइव कर पाए। तो इस तरीके से क्या हुआ बेटा, फर्दर इनोवेशंस हुए बेटा किसके अंदर, प्रिंट कल्चर के अंदर। और यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में प्रिंट हमारा पूरा होता है। यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट हमने प्रिंट पूरा पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना, अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ना है बेटा, हमें प्रिंट कल्चर पढ़ना है कि इंडिया में किस तरीके से प्रिंट कल्चर आगे बढ़ा और फ्लरिश हुआ। क्लियर बेटा? पढ़ो बेटा इसको। पढ़ लिया बेटा? आप देखिए इंडिया में क्या हुआ, देखिए तो इंडिया में बेटा प्रिंट कल्चर जब आया, उससे पहले इंडिया में क्या चीजें चल रही थी, तो देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, यानी कि जब तक इंडिया में प्रिंट कल्चर नहीं आया था तो उससे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट छापी जा रही थी। क्या होती है देखिए, इंडिया हैड ए वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एज वेल एज इन वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है बेटा, हाथों से लिखना, मैनुअली लिखना, और अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता है, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेजेस होती है। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या बोलते हैं, जिन्हें लोकल लैंग्वेज होती है, जो पर्टिकुलर किसी एरिया में बोली जाती है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉपी करी जाती थी बेटा पाम लीव्स के ऊपर, है ना, ताड़ की पत्तियों के ऊपर या हैंडमेड पेपर के ऊपर, और पेजेस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इलस्ट्रेट किया जाता था बेटा। और इन पेपर्स को बेटा वुडन कवर्स के बीच में या फिर आपस में इनको जोड़ के रखा जाता था, ताकि ये खराब ना हो, क्योंकि देखिए पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर क्या है, पुअर क्वालिटी के रहते हैं, खराब हो सकते हैं बेटा, है ना, कीड़े लग सकते हैं, गल सकते हैं, जल सकते हैं, इस वजह से। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को क्या था बेटा, जब तक प्रिंट कल्चर इंडिया के अंदर नहीं आया था, तब तो जो चीजें लिखी जा रही थी वो किससे लिखी जा रही थी बेटा, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ही लिखी जा रही थी। लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट्स से कुछ लिमिटेशंस भी थी बेटा। देखिए कैसे, एक तो ये हाईली एक्सपेंसिव थी, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, साथ के साथ ये फ्रेगाइल थी, यानी कि नाजुक थी बेटा, ना, खराब जल्दी हो सकती थी। साथ के साथ इसे केयरफुली हैंडल करना पड़ता था बेटा, क्योंकि हर कोई इसे पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में लिखी जा रही थी, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखी जा रही थी बेटा। कुछ एरर्स भी हो रहे थे, तो हर एक इंडिविजुअल क्या कर सकता था बेटा, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ नहीं सकता था। ठीक है, तो वाइडली इस्तेमाल नहीं होती थी बेटा एवरीडे लाइफ में ये मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस भी थी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, प्री कॉलोनियल बंगाल वाला जो पीरियड है, यानी कि जब तक बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स ने रूल स्टैब्लिश नहीं किया था, ठीक है, वहां पे क्या हुआ करता था बेटा, विलेज के अंदर प्राइमरी स्कूल खुले हुए थे, और कुछ ही बच्चों ने क्या हुआ था बेटा, सिर्फ पढ़ा था। ये तो बहुत अजीब सी बात है सर कि स्कूल भी खुले हुए, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब टेक्स्ट को रीड नहीं किया, नहीं, सिर्फ वो लिखना सीखा करते थे। देखिए जो टीचर्स हुआ करते थे गुरुकुल के अंदर, जो बड़े बड़े गुरुदेव हुआ करते थे बेटा, वो डिक्टेट कर दिया करते थे बेटा टेक्स्ट जो है बच्चों को, बच्चे उसे मेमोराइज कर लिया करते थे, और घर पे जाके क्या करते थे बेटा, लिखा करते थे, या वहीं पर ही लिखा करते थे, यानी कि सिर्फ लिखना सीखा था, सिर्फ लिखना सीखा था बेटा। पढ़ाने के लिए उनके पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स अवेलेबल नहीं थी। तो याद रखना बेटा, काफी सारे बच्चे इस टाइम पे लिटरेट हो गए थे विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। बिना किसी टेक्स्ट को रीड किए बिना ही बहुत सारे बच्चे क्या हो गए थे बेटा, लिटरेट हो गए थे, क्योंकि उनको लिखना आ गया था। गुरुदेव उनको डिक्टेट करवा दिया करते थे, वो मेमोराइज कर लेते थे बेटा और लिखा करते थे लेकर, क्योंकि क्या बेटा, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बहुत एक्सपेंसिव थी, डेली यूज में नहीं आती थी, इसलिए उनको रीडिंग के लिए टेक्स्ट नहीं मिलते थे, सिर्फ उनको लिखना सिखाया गया, और ऐसे काफी सारे बच्चे लिटरेट हो गए बेटा, सुनते सुनते और लिखते लिखते। तो ये था बेटा वो दौर जब मैन्यूस्क्रिप्ट चल रही थी बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। लेकिन अब क्या आया बेटा, अब आया प्रिंट कम्स टू इंडिया। तो इंडिया में सर प्रिंट कैसे पहुंचा, तो देखिए
सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में आई बेटा, और कौन लेके आया? पुर्तगाली मिशनरीज लेके आए। कौन लेके आया बेटा? पुर्तगाली मिशनरी 16वीं सेंचुरी के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे पहले यही विदेशी आए थे बेटा, ब्रिटिशर्स तो बहुत बाद में आए थे, आपको पता हो तो, ब्रिटिशर्स तो काफी लेट आए थे बेटा। तो इंडिया में कौन लेके आया प्रिंटिंग प्रेस? गोवा के अंदर सबसे पहले पुर्तगाली मिशनरीज लेके आए बेटा। और इस पुर्तगाली मिशनरी से जो लोग थे बेटा, अब वो जाहिर सी बात है पुर्तगाली लैंग्वेज में किताबें छापेंगे तो यहाँ के लोगों को लैंग्वेज आती नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया बेटा? कोंकणी भाषा को सीखा और किताबें छापने लगे। 1674 तक आते आते लगभग 50 बुक्स को प्रिंट किया गया बेटा, कोंकणी और कन्नड़ा लैंग्वेज में। कैथोलिक प्रीस्ट जो होते हैं, क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट होता है ना बेटा, कैथोलिक्स, उन्होंने क्या किया बेटा? पहली तमिल बुक प्रिंट करी 1579 में कोचिन के अंदर। कोचिन का है बेटा? केरला। और कन्नड़ा लैंग्वेज जो है बेटा गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये मुंबई में भी बोली जाती है। मुंबई में क्या मतलब, महाराष्ट्र में भी बोली जाती है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। और 1713 में क्या हुआ बेटा? पहली मलयालम बुक प्रिंट की गई इनके जरिए, कैथोलिक प्रीस्ट के जरिए। 1710 तक आते थे डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी जो थे बेटा, नेदरलैंड्स के जो लोग थे, डचीज है ना, जिन्हें डच रिपब्लिक बोलते हैं, डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज भी क्या हुआ बेटा? 32 प्रिंटेड तमिल टेक्स्ट प्रिंट किए बेटा, ठीक है, पुरानी किताबों का ट्रांसलेशन कर करके। तो इस तरीके से क्या हो रहा था बेटा? प्रिंट कल्चर जो है इंडिया के अंदर क्या हो रहा था? फ्लरिश हो रहा था बेटा। अब इंग्लिश में किताबें कब छपने लगी? तो देखिए बेटा, English language press did not grow in India till quite late, even though the English East India Company began to import presses from the late 17th century. 17th century में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेटा इंग्लिश प्रेस इंपोर्ट करी बेटा ब्रिटेन से, और उसके बाद क्या होने लगा बेटा? इंडिया के अंदर जो है इंग्लिश में किताबें क्या होने लगी बेटा? प्रिंट होने लगी। उससे पहले वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में प्रिंट हो रही थी। 1780 की बात है बेटा, जेम्स ऑगस्टस हिकी नाम के एक ब्रिटिशर्स थे बेटा, आयरलैंड के निवासी थे, जिन्होंने एक न्यूज़पेपर वीकली मैगजीन निकाली बेटा। इसका नाम क्या था? बंगाल गजेट। क्या नाम था बेटा उस वीकली मैगजीन का? बंगाल गजेट, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, यानी कि ये कॉमर्शियल पेपर था, कॉमर्शियल मैगजीन थी बेटा, जिसमें कॉमर्शियल न्यूज छापी जाती थी बेटा, लेकिन इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं था। मतलब जेम्स ऑगस्टस हिकी जो बंगाल गजेट नाम की वीकली मैगजीन पब्लिश किया करते थे, ये ब्रिटिशर्स से कंट्रोल में नहीं थी, ये अपने हिसाब से इनके पास पूरी पावर हुआ करती थी, ठीक है। प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइजेस थी बेटा, अपनी इंडिपेंडेंस पे इनको गर्व था बेटा, इनके ऊपर कोई ब्रिटिशर्स का कोई क्या नहीं था बेटा? दबाव नहीं था, ठीक है। तो हिकी जो है बेटा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट प्रिंट किया करते थे ट्रेड से रिलेटेड बेटा, और स्लेव्स को बेचना खरीदने से रिलेटेड। लेकिन याद रखना बेटा, हिकी जो थे, जेम्स ऑगस्टस हिकी, जो सीनियर कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हुआ करते थे बेटा, उनकी गॉसिप्स को भी छापा करते थे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, ताकि उनकी सेल बढ़ सके, ठीक है। इससे क्या हुआ था बेटा, जो इंडिया के अंदर उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था वैरन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल कौन होते हैं बेटा? राजा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। राजा तो आ नहीं सकता इंडिया में रूल करने के लिए, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा करता था, उनका नाम था गवर्नर जनरल, बाद में इन्हें ही वाइसरॉय कहा गया। तो वैरन हेस्टिंग ने क्या किया बेटा? परसिक्यूट किया हिकी को बेटा, और वैरन हेस्टिंग ने लगातार उस तरीके के न्यूज़पेपर्स निकलवाए बेटा, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इमेज खराब हो रही थी वो इमेज सही हो जाए। यानी कि जेम्स ऑगस्टस हिकी एक तरीके से, उनके ऊपर कोई इंफ्लुएंस नहीं था बंगाल गजेट के ऊपर बेटा, तो वो लगातार जानकारियां छापा करते थे, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज खराब हुआ करती थी। लेकिन वैरन हेस्टिंग्स ने फिर ऐसे कुछ न्यूज़पेपर्स निकलवाए जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज को सही किया जा सकता था। क्लियर है बेटा? 18वीं सेंचुरी तक आते आते काफी सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स इंडिया के अंदर प्रिंट होने लगे। फिर इंडियंस खुद जो है बेटा काफी सारी न्यूज़पेपर छापने लगे। जो पहला इंडियन न्यूज़पेपर अपीयर होता है उसका नाम था बेटा वीकली बंगाल गजेट, जो किसके जरिए लिखा गया था बेटा? गंगाधर भट्टाचार्य के जरिए, जो कि राजा राम मोहन रॉय के क्या थे बेटा? बहुत ही नजदीकी आदमी थे। तो ये जो बंगाल गजेट है बेटा, ये इंडिया का था, ठीक है बेटा, बंगाली लैंग्वेज में था बेटा। और ये जो बंगाल गजेट था बेटा, ये जेम्स ऑगस्टस हिकी के जरिए लिखा गया था, इंग्लिश में था बेटा ये, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। इंडिया के लोकल आदमी के जरिए सबसे पहले कौन सा इंडियन न्यूज़पेपर निकाला गया? बंगाल गजेट बेटा, गंगाधर भट्टाचार्य के जरिए बेटा। और ये याद रखना, ये इंडिया के थे, बंगाल लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में। क्लियर है बेटा? पढ़ो बेटा इसको। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। और रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। अब जिस तरीके से यूरोप में भी बेटा रिलीजियस रिफॉर्म्स और पब्लिक डिबेट शुरू हुई थी बेटा, वैसे ही क्या होगी बेटा इंडिया में भी क्या होगी बेटा? रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट शुरू होगी। किसके लिए बेटा? किसके लिए होगी बेटा? प्रिंटिंग से रिलेटेड। तो देखिए, फ्रॉम द अर्ली 19th century, as you know, there were intense debates around religious issues. 19th century तक आते आते इंडिया में भी क्या है बेटा? रिलीजियस इश्यूज पे काफी सारी डिबेट होने लगी, ठीक है। Different groups confronted the changes happening within colonial society in different ways and offered a variety of new interpretations of the beliefs of different religion. हर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा था बेटा? कॉलोनियल रूल के ऊपर अपना अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहा था, और हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को लेकर अपनी अलग अलग क्या थी बेटा? एक आइडियोलॉजी थी, ठीक है। सम क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड कैंपेन फॉर रिफॉर्म। कुछ लोग ऐसे थे बेटा जो बदलाव चाहते थे कि सोसाइटी में जो चीजें पहले चलती आ रही है वो नहीं चलनी चाहिए, बदलाव होने चाहिए। और कुछ थे बेटा जो बदलाव के खिलाफ थे,
ठीक है। तो इससे क्या हुआ बेटा, ये जो डिबेट्स हुआ करती थी, मतलब कुछ लोग समाज के अंदर बदलाव चाहते थे और कुछ लोग बदलाव नहीं चाहते थे, तो इस तरह की डिबेट जो है बेटा प्रिंट का पार्ट बन गई थी। ठीक है, याद रखना बेटा, प्रिंट टेक्स्ट के जरिए सिर्फ लोगों के आइडियाज नहीं बदल रहे थे, बल्कि लोगों की डिबेट का माहौल भी बदल रहा था। तो देखिए किस तरह से बेटा, a wider public could now participate in these public decision and express their views, new ideas emerged through these clashes of opinions। अब एक वाइडर पब्लिक जो है अपने विचारों को प्रिंट के जरिए लोगों तक पहुंचा सकती थी बेटा, और जिस तरीके से हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना इंटरप्रिटेशन था किसी मैसेज को लेकर, तो इससे क्या हो रही थी बेटा, रिलीजियस डिबेट बढ़ती जा रही थी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट। देखिए एक इंटेंस कंट्रोवर्सी हुई बेटा, एक तरफ तो लोग थे बेटा सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर, जो सोसाइटी के अंदर और धर्म के अंदर भी बदलाव करना चाहते थे, और एक थी हिंदू ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी। ऑर्थोडॉक्स वो लोग होते हैं बेटा जो बदलाव नहीं चाहते, जैसा पहले चलता है वैसे चलने दें। तो ये जो बदलाव चाहते थे वो विडो के खिलाफ थे बेटा, मतलब विडो इमोलेशन, मतलब जो सती प्रथा थी, मतलब महिला का अगर पति मर जाएगा तो उसके साथ उसकी महिला उस पत्नी को भी मरना पड़ेगा, इसके खिलाफ थे समाज सुधारक बेटा। मोनोथिज्म यानी कि सिर्फ जो है एक ही सुप्रीम गॉड होते हैं, इसके भी खिलाफ थे बेटा। और ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड एंड आइडोलेट्री, मतलब अलग अलग चीजें थी। सती प्रथा के खिलाफ बोल रहे थे बेटा, है ना, महिलाओं को सफेद साड़ी पहनना पड़ता था, उसके खिलाफ बोला जाता था बेटा। ठीक है, और महिलाओं को गंजी करवा दिया जाता था शादी के, मतलब विधवा हो जाती थी तो उसके खिलाफ बोला जा रहा था बेटा। ठीक है, बाल विवाह के खिलाफ बोला जा रहा था। तो कुछ लोग थे जो समाज सुधारते थे, समाज के अंदर बदलाव चाहते थे, लेकिन हिंदू ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी जो थी, वो ऑर्थोडॉक्स विचार के जो लोग थे बेटा, वो समाज के अंदर बदलाव नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ बेटा, बंगाल के अंदर इससे काफी सारी डेवलप हुई बेटा डिबेट, और इनको मास लेवल पे छापा गया बेटा, और काफी सारे आर्ग्यूमेंट हुए। To reach a wider audience, the ideas were printed in the everyday spoken language of ordinary people। और ज्यादा लोगों तक ये खबरें पहुंचाने के लिए क्या हुआ बेटा, जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस है उसमें ज्यादातर क्या छापे जा रहे थे बेटा, न्यूज़पेपर छापे जा रहे थे। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने एक पत्रिका निकाली थी बेटा, जिसका नाम था संवाद कौमुदी 1821 में। ये कौन थे बेटा, सोशल रिफॉर्मर थे। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। ठीक है, ये राजा राम मोहन रॉय है, ये क्या थे बेटा, समाज सुधारक, समाज के अंदर बदलाव चाहते थे, सोसाइटी के अंदर बदलाव चाहते थे। तो राजा राम मोहन रॉय ने एक पत्रिका निकाली बेटा संवाद कौमुदी नाम से 1821 में, जिसमें वो इन सती प्रथाओं के खिलाफ बोल रहे थे, और इनकी जानकारी को काउंटर किया हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशन न्यूज़पेपर ने। यानी कि हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशन न्यूज़पेपर के जरिए, उस पेपर का नाम क्या था बेटा, समाचार चंद्रिका। इस समाचार चंद्रिका के जरिए राजा राम मोहन रॉय के ओपिनियन को क्या किया जा रहा था बेटा, काउंटर किया जा रहा था। मतलब इससे क्या हो रहा था, रिलीजियस डिबेट हो रही थी। 1822 में बेटा दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स निकाले गए बेटा, जिसका नाम था जामे जहां नामा और शमशुल अकबर। और इसी साल में यानी कि 1822 में ही एक गुजराती न्यूज़पेपर निकाला गया, जिसका नाम था बॉम्बे समाचार बेटा। तो इस तरीके से क्या हो रहा था बेटा, ऐसे रिलीजियस डिबेट में जो मुद्दे थे उसमें क्या किए जा रहे थे बेटा, न्यूज़पेपर्स प्रिंट किए जा रहे थे। क्लियर है बेटा, पढ़ो बेटा इनको। चलिए, अब नॉर्थ इंडिया में बेटा जो उलेमास हुआ करते थे, उलेमास कौन होते हैं बेटा, मुस्लिम्स के लीगल स्कॉलर्स है ना, जो मुस्लिम इस्लाम से रिलेटेड जो लॉस बनाते हैं, वो घबराए हुए थे बेटा, क्योंकि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में मुस्लिम डिनेस्टीज गिर रही थी। उनका ये डर था बेटा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके धर्म को परिवर्तन ना करवा दें, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉस में छेड़छाड़ ना कर दें। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या हुआ बेटा, मुस्लिम्स ने काफी सारी लिथोग्राफिक प्रेसेस डेवलप करी, कि सस्ती प्रेसेस डेवलप की गई, जिसमें पर्शियन लैंग्वेज में, उर्दू ट्रांसलेशन लैंग्वेज में क्या हुआ बेटा, न्यूज़पेपर छापे गए बेटा, ताकि लोगों तक पहुंचाया जा सके और उन्हें अवेयर किया जा सके कि बहकावे में नहीं आना है, ब्रिटिशर्स के अपने धर्म पे कायम रहना है। देवबंद सेमिनरी, देवबंद कहां है बेटा, यूपी में। यानी कि ऐसे काफी सारे जगह पे, सेमिनरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्यू मुस्लिम मेंबर्स, ग्रुप ऑफ फ्यू मुस्लिम मेंबर्स, मतलब ग्रुप बनने लगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेटा। 1861 में बनाता है बेटा देवबंद सेमिनरी, जिसमें हजारों की संख्या में फतवास जारी किए गए। फतवास क्या होते हैं बेटा, एक तरीके से इस्लामिक ऑर्डर, ठीक है, ताकि मुस्लिम्स को बताया गया कि किस तरीके से आपको अपनी डेली लाइफ जीनी चाहिए और किस तरीके से आपको इस्लाम के सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। यानी कि लोगों को अवेयर किया जा रहा था, मुस्लिम्स को अवेयर किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो किसमें नहीं आ जाए बेटा, ब्रिटिशर्स के बहकावे में ना आ जाए। ये सारी की सारी चीजें 19वीं सेंचुरी में चल रही थी। मुस्लिम से रिलेटेड काफी सारे ऐसे सेमिनरी सेटअप किए जा रहे थे, सभी लोगों का अलग अलग मतलब था बेटा, फेथ था सबको लेकर, और प्रिंट के जरिए क्या हो रहा था बेटा, ये सारी की सारी चीजें जो है डिबेट लोगों तक करी जा रही थी। हिंदूज भी बेटा अपने रिलीजियस टेक्स्ट को प्रिंट कर रहे थे बेटा, ठीक है, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में इसमें। और जो पहली प्रिंट की गई थी बेटा वो थी रामचरितमानस अवधी भाषा में, है ना। ये बात ध्यान रखना, कौन सी लैंग्वेज में की गई थी बेटा, अवधी लैंग्वेज में। किससे करनी थी बेटा, तुलसीदास ने। 16वीं सेंचुरी की बात है बेटा, जो कि कलकत्ता में 1810 में देखने को मिली थी। मिड 19वीं सेंचुरी तक आते आते चीप लिथोग्राफिक एडिशन जो है नॉर्थ इंडिया के मार्केट से पूरी तरीके से फैल गए थे। नवल किशोर प्रेस जो थी बेटा लखनऊ के अंदर, और श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो थी बेटा बॉम्बे के अंदर, ये मास लेवल पे रिलीजियस मैटर से रिलेटेड वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में किताबें छाप रही थी बेटा। और इस तरीके से पोर्टेबल और प्रिंटेड किताबें जो है जगह जगह पे समय समय के साथ साथ मार्केट में अवेलेबल होने लगी। और जो लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ पा रहे थे, और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे उनको पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे थे बेटा, ओरली बोल के सुना रहे थे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी इंडिया के अंदर भी ओरल कल्चर और रीडिंग कल्चर क्या चल रहा था बेटा, पैरेलल आगे रन कर रहा था। क्लियर है बेटा।
यहां तक कंप्लीट है सभी को? आगे देखिए बेटा, आगे क्या है और देखिए, religious text therefore reached a very wide circle of people encouraging discussions, debates and controversies within and among different religions। तो इस तरीके से religious text जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट हो रहे थे और लोग अलग अलग डिस्कशन, डिबेट, कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही थी बेटा। प्रिंट ने ना ही सिर्फ कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस क्रिएट करे बेटा कम्युनिटीज के अंदर, लेकिन इसने साथ के साथ कम्युनिटीज को कनेक्टेड भी किया। देखिए जब रिलीजियस डिबेट स्टार्ट हुई बेटा तो लोगों के ओपिनियंस कंफ्लिक्ट भी कर रहे थे, लेकिन साथ के साथ लोग कनेक्ट भी कर पा रहे थे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज से। न्यूज़पेपर जो है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था बेटा, हर एक इंडिविजुअल की पैन इंडिया आइडेंटिटीज क्या हो रही थी बेटा, क्रिएट हो रही थी। क्लियर है बेटा? अब नई नई तरीके की पब्लिकेशंस होने लगे बेटा। देखिए कैसे, रोमांस पे किताबें छपने लगी, शॉर्ट स्टोरीज पे किताबें छपने लगी, नोवेल्स छपने लगे बेटा, एक्शंस, इन सब पे किताबें छपने लगी। और एक समय के साथ साथ क्या हुआ बेटा, एक समय के साथ जो है बेटा विजुअलाइज फॉर्म, जो हमने उकियो आर्ट पढ़ा था ना बेटा टोक्यो के अंदर बेटा, कि ह्यूमन बीइंग जो डेली लाइफ पे एक्सपीरियंस करता है उससे रिलेटेड भी क्या होने लगे बेटा, जो डेली लाइफ में जो चीजें होती है जो ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस करता है उससे रिलेटेड भी इमेजेस क्या होने लगी बेटा, प्रिंट के अंदर क्या होने लगी बेटा, छपने लगी। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बेटा आप? ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, प्रिंट को जगह मिलने लगी, जिसमें हमने बात करी एग्जांपल में राजा रवि वर्मा की। ठीक है, राजा रवि वर्मा जो पेंटर थे बेटा, उन्होंने काफी सारी इमेजेस प्रिंट करी बेटा। पुअर वुड इनग्रेवर्स हु मेड वुड ब्लॉक सेटअप शॉप नियर द लेटर प्रेसेस, जो वुड ब्लॉक का काम क्या करते थे बेटा, उन्होंने लेटर प्रेस के पास अपनी शॉप लगा दी ताकि उनको जॉब मिल सके। चीप प्रिंट्स और कैलेंडर छापे जा रहे थे बेटा, बाजारों में आराम से मिल रहे थे बेटा। ठीक है, और कुड बी बॉट इवन बाय द पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम्स और प्लेसेस ऑफ वर्क। चीप प्रिंट्स और कैलेंडर्स बिक रहे थे बेटा, ताकि पुअर आदमी भी क्या कर सके बेटा, उसे परचेस करके अपने घरों की दीवारों पर सजा सके। तो इस तरीके से क्या हो रहा था बेटा, मॉडर्निटी के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर और कल्चर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में क्या हो रही थी बेटा, किताबें छापी जा रही थी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से क्या हो रहा था बेटा, 1870 तक आते आते कैरिकेचर्स और कार्टून्स भी खूब ज्यादा मात्रा में जर्नल्स के अंदर पब्लिश किए जा रहे थे, न्यूज़पेपर्स के अंदर बेटा, जो कि सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड थे। कुछ कैरिकेचर्स रिडिक्यूल कर रहे थे एडुकेटेड इंडियंस को, मतलब कुछ कैरिकेचर्स क्या कर रहे थे बेटा, एडुकेटेड इंडियंस को बता रहे थे कि किस तरीके से वो वेस्टर्न टेस्ट और क्लोथ से प्रभावित है, और कुछ बता रहे थे बेटा कि किस तरीके से उनको डर था समाज के अंदर बदलने का। देखिए कुछ भारतीयों को तो डर था कि सोसाइटी के अंदर परिवर्तन आ रहा है क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी आ चुकी है, और कुछ जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्या हो रहे थे बेटा, आगे की तरफ बढ़ रहे थे। देयर वर इंपेरियल कैरिकेचर्स लैम्पूनिंग नेशनलिस्ट, कुछ ब्रिटिशर्स भी क्या कर रहे थे बेटा, कार्टून्स का इस्तेमाल कर रहे थे जो नेशनलिस्ट को क्रिटिसाइज किया करते थे, और साथ के साथ नेशनलिस्ट भी क्या कर रहे थे बेटा, कार्टून्स बना रहे थे जो किसको क्रिटिसाइज किया करते थे बेटा, ब्रिटिश कॉलोनी या फिर इंपीरियल रूल को क्रिटिसाइज कर रहे थे। यानी एक तरीके से काउंटर का माहौल चल रहा था, डिबेट का माहौल चल रहा था, नई नई तरीके की चीजें पब्लिश हो रही थी, अलग अलग स्ट्रीम्स में किताबें पब्लिश करी जा रही थी न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में, और हर एक इंडिविजुअल का ध्यान में रखते हुए क्या हो रहा था बेटा, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, कल्चर को ध्यान में रखते हुए, रिलीजन को ध्यान में रखते हुए क्या हो रही थी बेटा, प्रिंट कल्चर जो है आगे सर्कुलेट कर रहा था। इस तरीके से न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस आगे बढ़ रही थी बेटा, और यहां क्या हो जाता है बेटा, यहां हमारा ये लेक्चर क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। यहां हमारा क्या हो जाता है बेटा, लेक्चर ही कंप्लीट हो जाता है। इसका एक लेक्चर और लगेगा बेटा, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। इसका एक लेक्चर और लगेगा बेटा, उसके बाद ही क्या हो जाएगा बेटा, उसके बाद हमारे चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ज्योग्राफी में बढ़ेंगे, और ज्योग्राफी में हम कौन सा चैप्टर करेंगे, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे बेटा एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एक लेक्चर और देखेंगे बेटा इसका, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर उसके बाद हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।